गर्ल्स चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन फंडामेंटल्स के नाम से आपका क्वेश्चन है। सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा और जो वैल्यूएशन की टर्म्स मैंने आपको समझा दी हैं सेम वैसा ही है। आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फार्मूला यूज़ करना है। कहीं पर एनविटी का यूज़ करेंगे, कहीं पर सिंपल यूज़ करेंगे, कहीं पर आपने परपेचुटी को यूज़ करना होगा। इस क्वेश्चन में कहता है इमेजिन दैट यू आर ट्राइंग टू इवेल्युएट द इकोनॉमिक्स ऑफ परचेजिंग एन ऑटोमोबाइल। आपने कोई ऑटोमोबाइल कोई गाड़ी परचेज करनी है और जो भी आप कार परचेज कर रहे हो वो कहते हैं एनुअल आफ्टर टैक्स कैश बेनिफिट जो आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। मींस आप आज अगर कोई गाड़ी परचेज कर लेते हो तो हर साल आपको जो उससे फ़ायदा होगा वो है $1200 at the end of each year, and assume that you can sell the car for after tax proceeds of $5000 at the end of the planned 5-year ownership period। सिंपल वर्ड्स में कि आप आज सोच रहे हो कि मैं आज एक गाड़ी परचेज करूं जो कि 5 सालों तक मैं अपने पास रखूंगा, ठीक है, और 5 सालों में हर साल के एंड पर वो मुझे 1200 का बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और जब 5 ईयर का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे जो है वो साथ में बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। मीन्स 5 साल मैंने उस गाड़ी को यूज़ किया, फिर मैंने उसको सेल कर दिया। सेल प्रोसीड्स बेसिकली कहते हैं जो भी अमाउंट आपको रिसीव होती है जब आप किसी एसेट को सेल करते हो तो वो आपके सेल प्रोसीड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 5000 आपको तब रिसीव होगा एट द एंड ऑफ ईयर 5th। कहते हैं ऑल फंड्स फॉर परचेजिंग द कार विल बी ड्रॉन फ्रॉम योर सेविंग्स। आप जो सेविंग की हुई है, सेविंग अकाउंट आपने रखा हुआ है अपने बैंक में, उस सेविंग अकाउंट पर आपको 6% रिटर्न भी रिसीव होता है, ठीक है। इतनी समझ आ गई। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स में कहता है आइडेंटिफाई द कैश फ्लोज, देयर टाइमिंग एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न एप्लीकेबल टू वैल्यूएबल द कार। आइडेंटिफाई करें मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ बताना है कि कैश फ्लोज कितने हैं। सिंपल आप लिख सकते हो कि कैश फ्लोज फॉर द ईयर 1 to 5 आपको हर साल कितने रिसीव होने हैं, $1200, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट नंबर ए आपके सामने मैं सॉल्व कर रही हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर दूसरी चीज़ वो कहता है कैश फ्लो के साथ ये टाइमिंग, तो जी नीचे मैंने टाइमिंग मेंशन कर दी। कैश फ्लो के साथ आप छोटा सा लिख सकते हो 1 to 5 ईयर्स। जो आपको एट द एंड ऑफ ईयर 5 रिसीव होना है कैश फ्लो, वो कितना है आपके पास, $5000 का, ठीक है। इट्स 5 बेसिकली। ये हो गया 5000। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 में हमने जो है कैश फ्लोज बता दिए, उनकी टाइमिंग भी बता दी है कि 1 से 5 साल तक आपको 1200 रिसीव होना है एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपको 5000 रिसीव होना है। उसके बाद कहता है एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न एप्लीकेबल टू वैल्यूइंग द कार। आपने सेविंग अकाउंट पर कितना रिसीव कर रहे हो, 6%। तो जो आपका R1 मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो कितना है, 6%। ये आपके सामने रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व की है मैंने, ठीक है। इसी तरह से आपने अपने कैश फ्लोज मेंशन करने होते हैं अगर उसने ना लिखा हो तो। सेकंड रिक्वायरमेंट में कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस यू वुड बी विलिंग टू पे टू एक्वायर द कार, एक्सप्लेन। और गर्ल्स मैंने आपको बताया है कि आपने पूरे चैप्टर में बॉन्ड वैल्यूएशन या फिर एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है। किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मैंने आपको बताया था। वी कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ एनी सिक्योरिटी, जो कि किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के। तो यहाँ पे कहता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस, मतलब कितनी प्राइस होनी चाहिए उस कार की जो कि आपको आने वाले सालों में इतने पैसे देगी। तो आप क्या कर सकते हो, जो फ्यूचर में आपने कैश फ्लोज रिसीव करने हैं आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वही फार्मूला आप इसको V0 भी लिख सकते हो। अगर कहीं पर बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है, आपकी बुक में B0 लिखा हुआ है। V0 हम यूज़ करते हैं वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप V0 का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और अगर कोई बॉन्ड की वैल्यूएशन है तब आप B0 यूज़ करोगे। इस क्वेश्चन में चूंकि बॉन्ड्स नहीं है बल्कि एक ऑटोमोबाइल है, इसलिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँगी, V0 का, ठीक है, कि हमने किसी एसेट की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ऑटोमोबाइल्स आपके एसेट होते हैं ना। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं V0 इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका वही है कि कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी, क्योंकि 1 से 5 सालों तक आपको जो अमाउंट रिसीव होनी है वो कितनी है, 1200। ऐड कर देंगे कैश फ्लो जो आपको एंड पर रिसीव होना है वो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, क्योंकि आपने तब कौन सा फैक्टर लगाना है, 5 सालों का। रेट कितना है, 6%। यहाँ पर भी कितने लगेंगे, 5 ईयर्स, एंड रेट कितना है,
6%। आप टेबल से भी वैल्यू देख सकते हो और फार्मूला भी लगा सकते हो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी का, जो कि क्या होता है 1-1/1+r⁴n। ठीक है, और इसको होल को आप डिवाइड कर देते हो आर के साथ। ये होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी का फॉर्मूला। ठीक है, 1-1/1+r⁴n होल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और सिंपल का तो आपको पता ही है। ठीक है, 1/1+r⁴n। ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी का ये वाला फॉर्मूला है। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू ऑफ द एसेट आती है, तो गर्ल्स मैंने यहाँ पर एसेट की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। आंसर मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग कैलकुलेट करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। जो मेरे पास कैलकुलेट करके आंसर आया है वो है $8,791 है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आया है वैल्यू ऑफ द एसेट का, जो कि आप मींस आप आज इतना पैसा पे करोगे, मैक्सिमम आप इतनी आज अगर प्राइस पे करोगे देन आपके लिए बेनिफिशियल होगा उस कार को परचेज़ करना। अगर आप इससे ज़्यादा परचेज़ करोगे, इससे ज़्यादा अमाउंट देकर उस कार को खरीदोगे, देन यू विल बी एट लॉस। आपको 6% का फ़ायदा फिर नहीं होगा। समझ आई? एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि उसने एक्सप्लेन करने का कहा है, तो आप सिंपल वर्ड्स में लिख भी सकते हो कि द मैक्सिमम प्राइस यू विल बी विलिंग टू पे इज़ $8,791। आगे आप ये भी लिख सकते हो इफ़ यू पे मोर देन दैट अमाउंट यू विल बी रिसीविंग लेस देन 6% रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, आपको कम रिक्वायर्ड रिटर्न मिलेगा, मींस आप फ़ायदे में नहीं रहोगे अगर आप इससे कम प्राइस पर उस एसेट को परचेज करोगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 13, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यहाँ पर उसने आपके पास डिफरेंट एसेट्स मेंशन किए हैं, एसेट ए बी सी डी एंड लास्ट पर ई है आपके पास। एसेट ए में जो है वो 3 सालों का कैश फ्लो उसने गिवन किया है। तीनों सालों में सेम अमाउंट्स रिसीव होनी है और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो 18% है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आपने जो इस एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आप कैसे लिखोगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करके, वी। अब नॉट क्योंकि हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, एसेट अगर ए है तो आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए लिख सकते हो क्योंकि आप एसेट ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो। इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, चूँकि ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एंड ऑफ द ईयर जो रिसीव होनी है अमाउंट उसका नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पर आप एनविटी का फार्मूला तो लगा सकते हो ना। तो आप सिंपल लिखोगे कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी। ठीक है, और फैक्टर में आप रेट कौन सा यूज़ करोगे, 18%, और आपके पास ईयर्स कितने होंगे, 3। ये वाला करोगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ जो एसेट ए है वो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है वैल्यू ऑफ एसेट बी। उसमें आपको क्या है गिवन, बी एसेट है 1/x यहाँ पर है शायद। ठीक है, x मीन्स आपको ये नहीं पता कि ये टाइम पीरियड कितना है, मीन्स आप किस में आ चुके हो, इन्फिनिटी में आ चुके हो। आपको $300 रिसीव होना है, ये आपको नहीं पता कि कितने सालों तक रिसीव होता रहना है। देन इट मीन्स ये परपेचुटी वाला केस है। सिंपल आपने इंटरेस्ट रेट जो है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको डिवाइड कर देना है रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। 300 को डिवाइड कर देंगे 0.15 के साथ, तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एसेट है यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ एसेट बी आपके पास आ जाएगी। उसके बाद एसेट सी की अगर बात करें तो उसके पास आपके 1 2 3 4 टोटल 5 ईयर्स है। पहले 4 सालों में कोई भी अमाउंट आपने रिसीव नहीं की। एट द एंड ऑफ ईयर 5 आप रिसीव कर रहे हो $5,000। मीन्स ये वाला जो भी एसेट है आपके पास VC वाला, उसमें आपके कैश फ्लोज नहीं है। तो सिंपल कैश फ्लोज हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी प्लस CF मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, क्योंकि एंड वाला आपका सिंपल होता है ना। यहाँ पर अगर CF जो है वो 0 के इक्वल होगा, आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे इस फैक्टर के साथ तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल आप ये लिख सकते हो कि VC जो कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड C है उसमें सारी पहले कैश फ्लो 0 हैं जो कि एनविटी वाले हैं। तो उसको आप ये वाला फैक्टर अगर ना भी लिखो तो आप यहाँ पर ये फार्मूला बना सकते हो कि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एसेट C विल बी इक्वल टू CF मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है,
अमाउंट आपकी 35,000 होगी, 16% आपके पास रेट होगा और शेयर्स आपके पास 5 होंगे। वैल्यू ऑफ द बॉन्ड सी भी आ जाएगी आपके पास। एसेट डी की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो आपका ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, सी एफ मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी। पहले जो आपकी 1500 है 5 सालों के लिए, आप उनके लिए 12% रेट पर जो है उनकी एनविटी वाला फार्मूला यूज़ करोगे, प्लस जो कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 6 है वो है 8500 है आई थिंक, तो 8500 को मल्टीप्लाई कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। जो यहाँ पर आपने लगाना है ईयर्स कितने होंगे 5, ठीक है, और 12% जो यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज़ करोगे सिंपल वाला, वो होगा 12% एंड ईयर 6, ठीक है। ये 5 सालों के लिए है और ये 6 के लिए है, तो इसका जो सिंपल फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का वो 6 ईयर्स के लिए होगा और जो एनविटी वाला है वो 5 ईयर्स के लिए होगा। और लास्ट पे अगर हम ई की बात कर लें, ई वाले में आपको जो है उसने डिफरेंट अमाउंट्स दी हुई हैं। यहाँ पर आप एनविटी का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। 2000, 3000, 5000, 6000, 4000 एंड 1000 सिंपल आप हर साल के लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ करोगे। मींस वैल्यू ऑफ एसेट ई विल बी इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर for 1 year plus cash flow multiplied by present value interest factor for 2 year plus cash flow multiplied by present value interest factor for 3 year plus CF multiplied by present value interest factor for 4 years plus CF multiplied by present value interest factor for 5 years और लास्ट पर कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर ईयर 6। ये हर सालों के लिए आपने डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज़ करना है। रेट आपके पास 14% गिवन है, उसी रेट पर आपने डिफरेंट ईयर्स लेकर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एनविटी का फार्मूला इसलिए यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि मिक्स स्ट्रीम्स गिवन है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, जो भी मैंने आपको बताया, वो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और इसमें जो भी मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट्स दिए थे वो सारे क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह से एक बॉन्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14, एसेट वैल्यूएशन एंड रिस्क। लॉरा ड्रैक है जो कि एक एसेट परचेज करना चाह रही है जिसके इनफ्लोज जो है 3000 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 थ्रू 4। मींस अगर आप क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे साथ को उसको एवेल्यूएट करना शुरू कर दो, तो कैश फ्लोज फॉर द ईयर 1 थ्रू 4 कितने होंगे वो उसने बताया है $3000। उसके बाद कहता है एंड $15,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 5 विल बी इक्वल टू $15,000, ठीक है। उसके बाद कहता है हर रिसर्च इंडिकेट्स दैट शी कुड अर्न 10% ऑन लो रिस्क एसेट्स, 15% ऑन एवरेज रिस्क एसेट्स एंड 22% ऑन हाई रिस्क एसेट्स। कुछ एसेट्स में रिस्क ज़्यादा होता है, उनके लिए उनकी परसेंटेज भी ज़्यादा होगी। जिन एसेट्स पर रिस्क कम होगा उनकी परसेंटेज भी कम होगी। तो उसने तीनों की परसेंटेज आपको बता दी है। मींस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 3 डिफरेंट सिचुएशंस में बताया है आपको। रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहती है डिटर्मिन व्हाट इज़ द मोस्ट लॉरा शुड पे फॉर द एसेट इफ़ इट इज़ क्लासिफाइड एज। रिक्वायरमेंट नंबर ए का जो है सब रिक्वायरमेंट है 1, लो रिस्क, एवरेज रिस्क और हाई रिस्क। मतलब आपने तीनों परसेंटेज रखकर, मतलब तीनों रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न रखकर आपने कैलकुलेट करना है। पहले वाला होगा लो रिस्क पे जिसमें टाइमिंग इनकी जो है वो 1 to 4 होगी। फॉर्मूला आपका सेम लगेगा, कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी प्लस कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फैक्टर लगेगा आपका, जिसमें आपने ईयर 5 रखे होंगे एंड जो एनविटी वाला है उसमें आपने ईयर 4 रखने होंगे। उसमें कैश फ्लो आपका 3000 होगा, सिंपल वाले में आपका कैश फ्लो जो है वो 15,000 होगा। आप तीनों की अलग अलग क्या कर लोगे, वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है सपोज दैट लॉरा इज अनएबल टू असेस द रिस्क ऑफ द एसेट एंड वांट टू बी सर्टेन शी इज मेकिंग अ गुड डील ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए, व्हाट इज द मोस्ट शी वुड पे एंड वाई।
अब जो लॉरा है वो फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है, वो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है। उसको नहीं पता कि कौन सी फाइनेंशियल टर्म्स में चीज़ अच्छी होती है और कौन सी अच्छी नहीं होती। अब तीनों तरह से जिस भी एसेट की प्राइस आज के दिन में कम आई होगी, वो तो यही चूज़ करेगी ना कि मैं आज कम पे करूं और आने वाले सालों में मुझे इतनी अमाउंट्स रिसीव हो रही हों। तो जो लॉरा है, देख लेना आप तीनों को कैलकुलेट करके, जिसकी प्राइस सबसे कम आएगी, जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, वो जो है वो चूज़ करेगी, ठीक है, बिकॉज शी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट फाइनेंस। रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहता है ऑल एल्स बीइंग द सेम, वट इफेक्ट डज इंक्रीजिंग रिस्क हैव ऑन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ योर फाइंडिंग इन पार्ट ए। गर्ल्स, आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू का जो है वैल्यू के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर आपका इंक्रीज होगा, वैसे ही आपकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगी। मीन्स रिक्वायर्ड रिटर्न का और वैल्यू ऑफ द एसेट, ये भी रिलेशन मैंने आपको बताया था। रिक्वायर्ड रिटर्न अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द एसेट है वो क्या है, कम हो जाती है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम आई होगी वो आपकी ये 22% होगा, सबसे हाईएस्ट रिस्क वाला। तो आप ये लिख सकते हो कि एज द इंटरेस्ट या फिर रिक्वायर्ड रेट इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेज। ठीक है, जैसे ही आपका रिक्वायर्ड रेट या फिर रेट ऑफ रिस्क इंक्रीज होगा, वैसे ही आपके एसेट की वैल्यू क्या है, सिंपल डिक्रीज हो जाएगी। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो।